हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का सैम्पल पेपर। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि और भी सैम्पल पेपर हम आपको प्रोवाइड करें तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि अगर आप सैम्पल पेपर को करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सैम्पल पेपर करने वाले हो तो आपके उसके क्या फ़ायदे हैं। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर करेंगे तो आपको एक तो फॉर्मेट पता चलेगा कि किस तरीके से जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आपको किस फॉर्मेट से करना है। एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आए। तो ये सारी चीज़ें आपको सैम्पल पेपर से पता लगेंगी। आपको पता है कि आपके जो टोटल जो मार्क्स होता है वो कितना होता है, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। जो आपका समय होता है, टाइम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, वो 3 घंटे का होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जो कि बच्चे क्या होता है, जो पेपर का टाइमिंग होता है तो वो इसको स्किप कर देते हैं, जो होता है ये। तो जिस वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अथवा में दिए होते हैं, तो उनको पता नहीं चल पाता कि वो किस तरीके से इसको रिलेट करें। तो आप वहाँ टाइम वेस्ट ना करें, तो इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 खंड में डिवाइडेड होगा। खंड अ, जिसमें कि MCQ जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। वहीं जो खंड ब होगा उसमें वर्णनात्मक, मतलब जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो जिसको आपको पूरे फॉर्मेट के साथ आंसर करना पड़ता है, वो वाले क्वेश्चन होंगे। सेकंड है आपका, देख सकते हैं कि जो खंड अ है उसमें आपके 40 जो होंगे वो MCQ क्वेश्चंस होंगे, जो वस्तुपूरक क्वेश्चन होंगे। वहीं खंड ब जो है उसमें आपके 8 क्वेश्चन होंगे वर्णनात्मक, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको करने हैं। एंड लास्ट में आप देख रहे हैं कि आपको लिखा हुआ है कि यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखिए, मतलब कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको क्रम से करने हैं, सीरियल वाइज करने, जैसे 1 2। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आता तो आप सीधा 10 क्वेश्चन कर दोगे, 10वां क्वेश्चन कर दोगे। ऐसा नहीं होता। आपको अगर खंड अ के सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्टार्टिंग में खंड अ के ही सारे क्वेश्चन करने हैं। वरना आप अगर इस तरीके से करोगे कि आपने पहला कर दिया उसके बाद आप 20वां कर रहे हो, या आप सीधा 14वां कर रहे हो, तो ये सही तरीका नहीं है। इससे जो आपके टीचर्स हैं उनको ना एक अलग ही जो माइंडसेट बन जाता है कि ये क्वेश्चन जो है इतना आगे पीछे कर रखा है, ऊपर से उनके पास इतनी सारी शीट्स होती है चेक करने के लिए, तो वो देखते हैं कि इतना आगे पीछे है, अब दिमाग तो ख़राब होगा ही, वो भी इंसान ही है, टीचर ही है। तो जिस वजह से हमें पहले ही यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है हमारे उसमें बता रखा है कि हमें सीरियल वाइज ही करना है। अगर हम खंड अ कर रहे हैं तो खंड अ का ही हमें चलना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे ही करना है, हमें आगे पीछे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। और अगर आपको, अब नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस सैम्पल पेपर से कोई भी हेल्प मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हम और भी सैम्पल पेपर लाएं, ताकि आपके जो क्वेश्चन करने का तरीका, फॉर्मेट है, या आपको कुछ चैप्टर्स स्किप हो रखे हैं और क्वेश्चन आंसर के ज़रिए हम पूरी स्टोरी को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप चाहते हैं कि इस तरीके से और भी सैम्पल पेपर ऐड किए जाए, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम और भी सैम्पल पेपर बना सकें। अब हम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ आपका दे रखा है खंड अ। अब आपको पता है कि आपके खंड अ में स्टार्टिंग में ही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश। तो जो अपठित काव्यांश, जो ऐसे गद्यांश या काव्यांश होती है जिसको हमने कभी रीड नहीं किया होता, इसमें है कि ये जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है तो इसमें आपको विकल्प दे रखा होगा, तो आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो MCQ क्वेश्चन आंसर है उसको आपको करना होगा। तो यहाँ देखिए, आप गद्यांश पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। मैं यहाँ सीधा आपको आंसर करवा रही हूँ इन क्वेश्चंस के। तो अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है।
पंक्ति से क्या आशय है? हमें बताना है कि इस क्वेश्चन जो पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव, चिंतन और मनन आदि की पूंजी लगी हुई है। तो हमें बताना है कि इससे क्या आशय है। तो हम आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं पहले कि जो है जीवन मूल्यों का महत्व, आपका जो फर्स्ट है वो है जीवन मूल्य का महत्व। दूसरा है ईश्वरीय सत्ता का योगदान। तीसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक की चेतना। और जो चौथा है वो त्याग का उदात्तन रूप। तो हम इसको इसमें ढूंढेंगे, पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये वाली जो लाइन है वो स्टार्टिंग में ही मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आचरण है, आचरण व्यवहारिक जो ज़िंदगी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि आचरण व्यवहारिक, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर हमें इसके आसपास मिल सकता है जहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो मैच कर रहा हो। तो आप ये पूरी लाइन यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ हम यहाँ पर देखें कि हमें ये लाइन जो है वो बहुत आसानी से मिल गई, जैसे आचरण व्यवहारिक, ज़िंदगी सहज। तो हम इसके आसपास की लाइन में ढूंढेंगे तो हमें वो आंसर इजीली मिल जाएगा। हिंदी में क्या होता है कि हम आराम से रिलेट कर पाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लाइन मिल रही है तो हम उसके आसपास आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वर्ड मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पढ़ूँ कि आदर्शों व मूल्य के आधार पर ही राष्ट्रीय निर्मित जो राष्ट्रीय संस्कृति है वो निर्मित नहीं होती, इसका निर्माण कार्य ही प्राप्त नहीं है, बल्कि उसका आचरण व्यवहारिक जिंदगी में सहज रूप से अभिव्यक्त होना अर्थात उसका अभिभाव होना संस्कृति कहलाता है। तो मेरे हिसाब से जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना है वही जो भारत में आचरण, व्यवहार, अनुभव और चिंतन और मनन है वो आदि की पूंजी है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति है वो हमें भोगवादी वृत्ति से दूर रखता है। तो हमें इसका बताना है आंसर। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो संयम से, अहिंसा से, मूल्यों से और चिंतन से। तो हम इसको इसमें ढूंढेंगे तो ये लाइन हमें मिलेगी। ये हमें दूर से ही दिख रहा है कि आप देखिए भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य त्याग है। यह मूल्य हमें पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृद्धि से दूर रखता है। तो इससे हम रिलेट करेंगे तो हमें इसका जो आंसर होगा वो मूल्य होगा, क्योंकि ये पूरी लाइन में हमें मूल्य के बारे में बता रखा है कि जो मूल्य है वो हमें जो पाश्चात्य संस्कृति या साम्यवादी संस्कृति है उससे दूर रखता है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम इसका क्वेश्चन थर्ड देखें तो इसमें है कि सांस्कृतिक और जो सभ्यता है वो एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं कि जो संस्कृति और सभ्यता है वो एक दूसरे के पूरक है। क्यों, हमें बताना है। आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है कि वो है सभ्यता के भीतर ही संस्कृति का विकास होता है। सेकंड होता है कि सांस्कृतिक निर्धारक तत्व ही सभ्यता को परिभाषित कर सकते हैं। थर्ड है कि सभ्यता व सांस्कृतिक जो प्रभाव है वो एक दूसरे पर पड़ता है, मतलब कि जो ये सांस्कृतिक और सभ्यता का प्रभाव है वो एक दूसरे पर पड़ता है। और जो आपका फोर्थ है कि जो सभ्यता है वो सभ्यता उन्नति और सांस्कृतिक उदारता है। तो हमें इसका आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम अगर लॉजिक की तरीके से करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक क्यों है। तो इसका आंसर यही होगा क्योंकि जो सभ्यता है उसके भीतर ही संस्कृति का विकास हुआ है, इस वजह से ही जो ये है एक दूसरे के पूरक है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से किन अर्थों में भिन्न है। जो हमारी संस्कृति है वो जो पश्चिमी संस्कृति है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग है। तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि भोगवाद से मुक्ति होने के कारण, भोगवाद से युक्त होने के कारण, उदारता के कारण और स्वार्थ भावना के कारण। तो इसका जो आंसर हम पैराग्राफ में देखें, अगर हम इस लाइन को रीड करें कि जो भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च मूल्य त्याग है, यह मूल्य हमें पाश्चात्य संस्कृति तथा साम्यवादी संस्कृति की भोगवादी वृत्ति से दूर रखता है।
तो अगर हम इससे रिलेट करें तो यहाँ हमें पता चलेगा कि जो इसका आंसर होना चाहिए कि भोगवाद से मुक्ति, क्योंकि जो पारसी संस्कृति है वो भोगवाद युक्त है, वो बस अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो इंडियन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो ऐसा नहीं करती। तो इसका आंसर ए होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो समादृत शब्द है उसका जो अर्थ है, उसका जो सेम मीनिंग होना चाहिए, इसमें से कौन है? तो समादृत जो शब्द है उसका मतलब होता है सम्मानित, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच खाई पैदा करने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो बताना है हमें कि जो मनुष्य है और जो प्रकृति है उसके बीच जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कौन सा कारक बना रहा है, हमें उसमें इस क्वेश्चन में उसके बारे में बताना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आधुनिकता, सेकंड है भोगवादी दृष्टिकोण, थर्ड है प्रकृति के प्रति उदासीनता और फोर्थ है लालची स्वभाव। तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ जो लाइन है कि जो भोगवादी संस्कृति ने आज संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कारागार पर पहुंचा दिया है, मतलब जो भोगवादी संस्कृति है उसी ने जो मानव जाति है उसको आज जो विनाश है वहां तक पहुंचा दिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा भोगवादी दृष्टिकोण, जिसने मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरी खाई को पैदा कर दिया है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए बी, भोगवादी दृष्टिकोण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि संस्कृति के मूल समाहित, इसमें आपको दे रखे हैं कथन, जिसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि इसमें है कि इस कथन के मूल भाव हेतु निम्नलिखित कथनों को पढ़कर जो सही आंसर है उसको हमें चूज करना है। तो इसमें है कथन है कि फर्स्ट कथन है कि एक राष्ट्र की आत्मा, सेकंड है जीवन मूल्य दर्शकों का आईना, थर्ड है पाश्चात्य जगत की भोगवादी संस्कृति और फोर्थ है आधारभूत तत्वों का अवमूल्य। अब आपका क्वेश्चन है कि संस्कृति के मूल में समाहित है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो एक राष्ट्र की आत्मा और जीवन मूल्य दर्शन का आईना, जो हमारी संस्कृति है उसमें यही है कि जो एक राष्ट्र है उसकी जो आत्मा है और जीवन मूल्य का दर्शन जो है उसकी आईना है, वही हमारी संस्कृति है उसमें समाहित है। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट एंड जो सेकंड होगा वो करेक्ट होगा। तो ये आप नीचे ऑप्शन देखेंगे, आपको नीचे ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है कथन ए और 4, सेकंड है कथन 1 और 2, थर्ड है कि कथन 1 सारे ही सही है, इसमें 1 2 3 4, और फोर्थ है कि कथन 1 और 3 सही है। तो हमने देखा कि इसमें जो सही होना चाहिए था वो एक राष्ट्र की आत्मा और जीवन मूल्य दर्शनों का आईना। तो इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड सही है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर संस्कृति संरक्षण के विषय में कहा जाता है। तो हमें बताना है कि इस गद्यांश के हिसाब से जो संस्कृति संरक्षण है उसके बारे में बताया गया है, तो हमें बताना है। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रस्तुत गद्यांश पर संस्कृति संरक्षण के विषय में कहा जा सकता है। इसमें हमें बताना है कि ये जो हमें पैराग्राफ दिया है तो इससे रिलेटेड करने के लिए हम संस्कृति संरक्षण का क्या जो एक हमें वो दिया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है, वो हमें बताना है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक व्यवहार का संरक्षण करना, संस्कृति मूल्य को अपनाना, संस्कृति का हस्तांतरण करना, संरक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। तो आप देखेंगे कि ये सारे ही ऑप्शन जो है ठीक ही है एक तरीके से, लेकिन जो हमें रिलेटेड है वो बताना है। तो आप देखेंगे फोर्थ है कि इस पूरे जो पैराग्राफ है उससे हमें यही रिलेटेड किया जा रहा है कि जो हमारा संरक्षण है उसको हम अपने डेली लाइफ के यूज़ में लेकर आए, मतलब जो संरक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान करे। इसका आंसर होना चाहिए डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है तो किससे होता है। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण किस से होता है, किस चीज से होता है। तो आप इस पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आदर्श वह मूल्य है उससे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है। आदर्शों और
मूल्यों के आधार पर ही हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण होता है। तो जो इसका ऑप्शन होना चाहिए राइट वो सी होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संस्कृति में राजा से अधिक सन्यासी को आदर देने का प्रबल कारण है कि हम राजा से ज़्यादा जो सन्यासी होते हैं उनको हम ज़्यादा प्रबल मानते हैं, उनको हम ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसके आपके ऑप्शन है आत्मसंयम, सेकंड है परोपकारी, थर्ड है त्याग की भावना और फोर्थ है जनप्रियता। तो आप देखेंगे कि हम एक राजा जो कि पूरे जगह पे रूल करता है, शासन करता है, हम उससे ज़्यादा एक सन्यासी को जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हैं। तो इससे हमारी जो परोपकार की भावना है वो उत्पन्न होती है, वो हमें पता चलता है। तो जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का, उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी आपका जो काव्यांश होता है, अपठित पद्यांश या काव्यांश होता है, उस पर ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड होता है। जिसको आपने नहीं रीड किया होता उसके हिसाब से ही आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर उचित विकल्पों का चयन करना है। देखिए इस पैराग्राफ को आप खुद अच्छे से रीड कीजिएगा ताकि आप जो ये क्वेश्चन है उनको आप रिलेट कर सके और अच्छे तरीके से आप ये समझ सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो सैम्पल पेपर होते हैं उसी के जो काव्यांश या गद्यांश होते हैं वो सेम टू सेम उठ के एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से रीड कीजिए। मैं आपको अभी फ़िलहाल इसके आंसर बता देती हूँ। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस कविता के केंद्रीय भाव हेतु दिए गए कथनों को पढ़कर जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। अब देखिए इसमें कथन दे रखा है। फर्स्ट है कि जो आंतरिक वैमनस्य को विस्मित करना, जो सेकंड है विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना, जो थर्ड है युद्ध की नई तकनीकों पर विचार करना और फोर्थ है एटम बम से ऐतिहासिक परचम लहराना। तो इसका जो आपका आंसर सही है वो है फर्स्ट कि आंतरिक वैमनस्य को विस्मित करना और विश्व शांति के मार्ग पर अग्रसर होना। इसका जो सही आंसर है वो है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी। जो इस प्रस्तुत पंक्ति में जो मौत की फसल है उससे क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो इसके हम ऑप्शन देखेंगे तो युद्ध के कारण किसानों की मेहनत विफल नहीं होगी, प्रकृति का विनाश नहीं होगा, युद्ध अपार जन हानि का कारण नहीं बनेगा और फोर्थ है हरित सौंदर्य रक्त भाव रूप में नहीं दिखेगा। तो जो इसका आपका आंसर है कि युद्ध अपार, जो ये है युद्ध अपार जन हानि का कारण नहीं बनेगा, मतलब जो युद्ध होगा वो जन हानि लोगों की मौत का कारण नहीं बनेगा। इसमें आपका जो सही आंसर है वो आंसर थर्ड है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंह में शांति है, मुंह में शांति और बगल में बम, धोखे का फेरा, रेखांकित जो वाक्यांश है उसका भाव स्पष्ट करना है कि इसमें हमें किस भाव से जो ये लाइन बोली गई है उसका क्या मतलब है। तो इसका जो आपका फर्स्ट है कि छोटा मुंह बड़ी बात, सेकंड मुंह में राजा और सेकंड है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। अब थर्ड है कि बारूद की पुड़िया होना और फोर्थ है दिल छोटा करना। तो जो आपका ये होना चाहिए कि आप देख सकते हैं कि मुंह में शांति, मतलब कि आप मुंह से तो प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं लेकिन आप प्लानिंग कुछ अलग ही कर रहे हो। तो आप देखेंगे कि ये जो है लाइन है आपकी उसका जो मैच होगा वो मुंह में राम बगल में छुरी, क्योंकि मुंह से तो आप राम राम प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आपकी अलग ही प्लानिंग चल रही है। तो मुंह में शांति है मतलब आप मुंह से राम का नाम ले रहे हो लेकिन आपने बगल में छुरी रख रखी है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर सेकंड होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अपनी आंखों में कवित दुनिया का सपना सजोया है। तो इसमें हमें ये जो काव्यांश है उससे रिलेटेड है। तो हमें इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि जहाँ युद्ध का मात्र विकल्प हो, जहाँ सर्वत्र शांति बयार चल रही हो, थर्ड है कि हथियारों के ढेरों पर डेरा जमाना और फोर्थ है हरी भरी धारा का सपना। तो जो इसका आंसर होगा
तो कवि ने जो यहाँ पे सपना सजोया है वो सजाया है कि जहाँ सर्वत्र शांति हो, सर्वत्र शांति का बयार चल रही हो, मतलब कि शांति की हवा चल रही हो। कवि ने दुनिया का ऐसा सपना संजोया है। तो जो इसका आंसर है वो सेकंड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि कफन बेचने वाले कहकर कवि ने लेखनी उद्घाटित करना चाह रहे हैं, मतलब कफन बेचने वाले। तो इसमें हमें बताना है कि कफन बेचने वाले कहकर जो कवि है वो किस चीज़ को रिलेट करे, किस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कफन बेचने वाले हैं वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हम इसके ऑप्शन पढ़ेंगे तो वह मुल्क जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। सेकंड है वो मुल्क जो कफन बेचने वाले को ललकार रहे हैं। थर्ड है वे मुल्क जो विश्व शांति के लिए हथियारों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। थर्ड है वे मुल्क जो अन्य मुल्कों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर है कफन बेचने वाले। तो हम यहाँ पर अगर इससे जो हमारे जो ये काव्यांश दिया गया है हम रिलेट करें तो इसमें यही है कि जो कफन बेचने वाले शब्द है उसका जो यूज़ किया गया है वो किया गया है जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। वे ऐसे मुल्क जो हथियारों को बेचते हैं या खरीदते हैं उनके लिए कवि ने कफन बेचने वाले शब्द या लाइन का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका फर्स्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आसमान फिर न अगारे उगलेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसमान फिर न अंगारे उगलेगा। पंक्ति में अंगारा जो है, जो अंगारा उगलने का तात्पर्य वो किस चीज़ से है हमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट है कि परमाणु परीक्षण पर पाबंदी। सेकंड है सौरमंडल में सूर्य की दशा परिवर्तन से। थर्ड है परमाणु विस्फोट करने से। और फोर्थ है भूखमरी के कारण मृत्यु दर में वृद्धि होने से। तो इसका जो आंसर है वो परमाणु विस्फोट करने से है। आपका जो थर्ड है उससे है परमाणु विस्फोट करने से। तो ऑप्शन थर्ड ही आपका ये सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन है कि जो नागासाकी फिर नहीं जलेगी के माध्यम से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इससे जो कवि है वो बता रहे हैं कि जो विश्व शांति को विस्तारित करना, मतलब कि आप देखेंगे जो नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ था तो उस वजह से इतनी जनहानि हुई थी जिसका असर अभी तक वहाँ पर है। तो इससे हमें जो कवि बता रहे हैं कि फिर नहीं जलेगा नागासाकी, तो मतलब यही है कि विश्व शांति को वो विस्तारित करना चाहते हैं कि ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। तो जो आपका सही आंसर होगा आपका फर्स्ट कि विश्व शांति विस्तारित करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कवि ने किसके विरुद्ध रण की तान छेड़ रखी है। मतलब कवि किसके विरुद्ध जो ये सारी चीजें बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं। तो इसमें जो रियल है, जो आंसर होगा इसका थर्ड होगा कि निर्धनता और भूखमरी की संघर्षहीन बनाने के लिए। मतलब कि जो लोग निर्धनता और भूखमरी को उससे जूझ रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं, तो जो कवि है वो चाहते हैं कि जो निर्धनता और भूखमरी है उसको संघर्षहीन बना दिया जाए। इसीलिए जो कवि है वो इस शब्द का या इस स्थान का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका थर्ड। आपके दोनों पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आपके जो 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप मोस्टली कोशिश कीजिए कि आप ये जो दोनों पैराग्राफ है उसको अच्छे तरीके से समझ लें, क्योंकि इसके आंसर मिलना बहुत ईजी है। आप इसमें लाइन देखोगे, आपको एक लाइन मिलेगी और आपको पता चल जाएगा इनके आंसर। तो आप एक हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है या जिसमें जो पैराग्राफ होते हैं, ऐसी लैंग्वेज है हमारी कि हम आसानी से समझ पाते हैं। वो इंग्लिश के जैसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट हो। तो हम जो स्टार्टिंग के हमें 15 मिनट मिलेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे जो हमारे दोनों पैराग्राफ है उसको हम अच्छी तरीके से कवर अप कर ले, ताकि जो हमारे मार्क्स है वो हमारे हाथों से ना जाए और हमें पूरे मार्क्स पैराग्राफ और जो पद्यांश या काव्यांश है उसमें मिल सके। अब हम देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक से आधारित है, उससे लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, और ये भी जो क्वेश्चन है वो MCQ ही है।
तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो सभी क्वेश्चन है उसमें विकल्प चुनने हैं, मतलब ये क्वेश्चन MCQ वाले हैं। तो हम इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे कि किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही उस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। मतलब इसमें जो बताया है कि कोई भी सूचना है उसको हम दिखा रहे हैं, उसको हम उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये या प्रमाण दे रहे हैं कि ये सच में ऐसा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम एंकर वाइट कहते हैं, जो कि सूचना को हमें दिखाते भी हैं, समझाते भी हैं और जो प्रमाण होता है वो भी दिखाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा सेकंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फीचर जो है, फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपके जो कथन दे रखे हैं, फर्स्ट कि फीचर एक सुव्यवस्थित और अष्टमित लेखन है। सेकंड जो है, फीचर में लेखक के पास अपनी राय जाहिर करने का अवसर होता है। और जो थर्ड है वो है कि फीचर में 6 ककारों को सम्मिलित किया जाता है और ये करना बहुत ही आवश्यक है। तो नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के भी ऑप्शन है कि फर्स्ट जो है केवल ए सही है या केवल बी सही है, थर्ड ए और बी दोनों सही है और जो फोर्थ है वो बी और सी सही है। तो आप देखेंगे कि आपका ए और जो बी है कि फीचर एक सुव्यवस्थित और अष्टमित लेखन है। आपने ये अपनी अभिव्यक्ति की जो पुस्तक होगी उसमें पढ़ा होगा कि जो फीचर एक सुव्यवस्थित और अष्टमित लेखन है, और जो आपका सेकंड है कि फीचर में लेखक के पास अपनी राय जाहिर करने का अवसर होता है, हाँ वो भी होता है। तो आपका जो आंसर सी होगा इसका सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो प्रोफेसर स्वामी अय्यर एक महत्वपूर्ण लेखक है और वो अपने पास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। जो उनका वैचारिक रुझान है स्पेशली लोग उनको उसके लिए जानते हैं। तो उनकी अपनी एक लेखन की शैली भी विकसित हो चुकी है। उनकी लोकप्रियता को देखकर अखबार ने उन्हें नियमित रूप से लिखने का जिम्मा दिया है। तो इस जानकारी के आधार पर वे लिखते हैं। हमें बताना है कि जो प्रोफेसर स्वामी अय्यर है वो किस तरीके की जो रिपोर्ट होती है, किस तरीके का जो लेखन है वो लिखते हैं, हमें उनके बारे में बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है स्तंभ, क्योंकि इनकी एक अपनी विशेष भाषा शैली है। अब अखबार वालों ने उनको अपने तरफ से लिखने के लिए जिम्मा दिया है, उनको एक पेज दिया है कि आप यहाँ पे लिखिए, तो उसको वो एक स्तंभ में लिखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड होगा, स्तंभ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों एवं संगठनों के लिए लिखने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं। तो ये भी बुक से ही है क्वेश्चन की। जो इसके ऑप्शन है फ्रीलांसर पत्रकार, अल्पकालीन पत्रकार, अंशकालीन पत्रकार या पूर्वकालीन पत्रकार। तो जो इसके आंसर होगा वो आपका होगा फ्रीलांसर पत्रकार। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में कि ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो भुगतान के आधार पर, मतलब उनको जहाँ से जितनी फीस मिल रही है उसके आधार पर ही ये उस समाचार पत्र के लिए लिखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन घ है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फ्रीलांसर पत्रकार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो अनामिका है, अनामिका कुमार विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर है, इन्हें क्या कहा जाएगा। मतलब ये विशेषकृत रिपोर्टिंग करते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे। अब इसके ऑप्शन है फर्स्ट संवाददाता, सेकंड है विशेष संवाददाता, थर्ड है उप संपादक और फोर्थ है विषय विशेषज्ञ। तो आप इसमें हम नाम से देखें तो ये विशेषकृत रिपोर्ट लिखते हैं, मतलब विशेष रिपोर्ट लिखते हैं, तो इनको हम विशेष संवाददाता कहेंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। अब इसके हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नीचे वाले क्वेश्चन। तो इसमें है कि जो आपके पास पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो उससे लिए गए हैं और आपके जो ये क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क्स के हैं।
आप देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें है निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो इससे आधारित क्वेश्चन है हमें उसके आंसर करने हैं। तो हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे कि आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, वह जो बिना किसी सहारे के खड़ा है। तो हमें इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट जो दार्शनिकता है उसका दे रखा है हमें ऑप्शन, सेकंड है आध्यात्मिकता, थर्ड है धुएं की विलासिता और फोर्थ है पानी की पवित्रता। तो जो आपका इसका सही आंसर होगा वो है आध्यात्मिकता। आपका जो सेकंड आंसर ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अपनी दूसरी टांग पर बिल्कुल बेखबर होकर खड़ा है। तो इस पंक्ति से क्या आशय है ये बताना है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि आध्यात्मिकता से अनिज्ञ होना, सेकंड है आधुनिकता से अनभिज्ञ होना और जो थर्ड है सांसारिकता के अनभिज्ञ होना और फोर्थ है दार्शनिकता के अनभिज्ञ होना। तो जो आपका आंसर होगा इससे आपका जो सेकंड आंसर है आधुनिकता के अनभिज्ञ होना, ये आपका सही आंसर होगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राख के स्तंभ से क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट पूजा पाठ की सामग्री के ढेर से, सेकंड शवों के राख के ढेर से, फोर्थ मिट्टी के ढेर से और जो नेक्स्ट है आपका मुरझाए फूलों के ढेर से। तो जो आपका इसका जो सही आंसर होगा वो है सेकंड शवों के राख के ढेर से। तो इसका सही आंसर सेकंड होना चाहिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आस्था, विरक्ति और विश्वास और आश्चर्य और भक्ति मिला जुला रूप है। तो हमें बताना है कि जो ये चारों चीज़ है, चारों पांचों चीज़ है, वो किस चीज़ का मिला जुला रूप है। तो आपका जो फर्स्ट है श्रद्धा और अंधभक्ति का, जो दूसरा है मोक्ष की अवधारणा और थर्ड है मिथकीय आस्था और फोर्थ बनारस की आध्यात्मिकता में। तो जो इसका रियल ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, वो फोर्थ है बनारस की आध्यात्मिकता में। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हाथ स्तंभ की भांति खड़े हो जाते हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने के लिए, सेकंड है अवश्य को अर्घ्य देने के लिए और थर्ड है आपका किसी की मदद के लिए और फोर्थ है श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा अदृश्य को अर्घ्य देने के लिए। तो सेकंड आपका इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये भी 5 मार्क्स का है और ये भी आपका MCQ क्वेश्चन है। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि निम्नलिखित जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चन है उसके हमें आंसर करने हैं। तो इस पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिएगा। मैं सीधा आपके जो आंसर है उसको क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करूंगी और आपको आंसर दूंगी। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है। आपके ऑप्शन है भारतेंदु की, सेकंड है राधे श्याम की, थर्ड है रामचंद्र की और जो फोर्थ है बद्री नारायण की। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो है फोर्थ बद्री नारायण की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपका क्वेश्चन है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। खासे रईस से क्या तात्पर्य है, यहाँ बताना है कि जो खासे रईस शब्द है इससे क्या मतलब है। तो आपका जो फर्स्ट है दिखावा करना, सेकंड है उत्सव मनाने वाला, थर्ड है गंभीर व्यक्तित्व वाला और जो फोर्थ है वो है व्यंग करने वाला। तो इसमें खासे रईस शब्द का जो अर्थ है इसमें हमें बताना है कि जो चौधरी साहब है वो खासे रईस थे। तो हमें किससे पता चलता है कि उनकी जो रईसी है वो किस चीज़ से हमें पता चलती है। तो आप देखेंगे कि उनके जितने भी उत्सव होते थे वो उनको बहुत धूमधाम से मनाते थे। कोई भी चीज़ होता था तो वो नाच का आयोजन करते थे या उनकी जो डेकोरेशन वगैरह होती थी, सजावट होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। तो जो इसका आपका आंसर होगा वो उत्सव मनाना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो चौधरी साहब हैं उनके जो बातचीत करने का अंदाज है उससे पता चलता है कि वो खासे जो रईस हिंदुस्तानी है उसके साथ साथ डैश थे। तो हमें बताना है कि वो जिस तरीके से बातचीत करते थे उससे उनकी जो रईसी है उसका तो पता चलता था, उसके साथ ही हमें इनके बारे में और क्या जानकारी मिलती है। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है साहित्य प्रेमी, भाषा अनुरागी, रसिक धर्मी और सौंदर्य प्रेमी। तो जो इसका आंसर होगा वो है साहित्य प्रेमी। उनके बातचीत करने के तरीके से पता चलता था कि वो साहित्यिक प्रेमी भी है। तो आपका इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा।
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो प्रस्तुत गद्यांश है उसमें विलक्षण वक्रता से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है मुहावरेदार, सेकंड है कुटिलतादार, थर्ड है वाक चातुर्य और फोर्थ है अनोखी वचन भंगिमा। तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो है वाक चातुर्य, मतलब जो कि बोलने में काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी चालाकी से अपनी बातों को रखते हैं। तो विलक्षण वक्रता का मतलब होगा वाक चातुर्य, मतलब आपका इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें है निम्नलिखित कथन और कारण। इसमें आपको कथन और कारण दे रखे हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है या सही व्याख्या नहीं करता है। तो उस ऑप्शन को हम नीचे रीड करेंगे। पहले हम कथन देखेंगे कि हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। इसमें आपका ये जो कथन दे रखा है वो दिया हुआ है। और जो नेक्स्ट कारण है कि चौधरी साहब की गिनती धनी व्यक्तियों में होती थी, सहृदयता के लिए वे प्रसिद्ध थे। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखी है कथन और कारण के। फर्स्ट है कि कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। आपका जो सेकंड है कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है। थर्ड है कथन ए सही है किंतु कारण गलत है। और फोर्थ है कि कथन ए सही है किंतु आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन जो कारण दे रखा है और कथन दे रखा है उसको पढ़ना है और एक दूसरे को रिलेट करना है। उसके बाद फिर आपका जो आंसर होगा उसको बताना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कि ये दोनों ही आप देखेंगे तो उनकी जो चौधरी साहब है उनके जो व्यक्तित्व है उनसे रिलेटेड है, उनको दर्शाता है एक तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये जो कथन है और जो कारण है दोनों ही ठीक है। तो जो इसका आपका ऑप्शन होगा या आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, कथन सही है और जो कारण आर है वो भी उसकी सही व्याख्या करता है। अब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट बुक आ चुकी है अंतराल भाग 2। अब हमें उससे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं एमसीक्यू टाइप में ही। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो टोटल 7 मार्क्स का है और इसको क्या था, और इसमें भी आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो ये भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें विकल्प चुनने हैं और ध्यान से इन क्वेश्चनों को करना है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन से जो सूरदास है उनके चरित्र की विशेषता हमें पता चलती है। तो अब इस लाइन से तो हमें इतना पता चल गया कि जो ये हमें हमारा जो चैप्टर है वो सूरदास की झोपड़ी उससे लिया गया है ये जो क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि जो सूरदास है उनकी झोपड़ी को जब जला दिया गया तो उन्होंने कहा था कि अगर ये बार बार जलाएंगे तो हम उसको लाख बार बनाएंगे। तो इससे जो उनका चरित्र है उनके चरित्र के बारे में हमें क्या पता चलता है। तो आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि आर्थिक मदद की चाह रखने वाला, सेकंड है अत्यधिक परिश्रमी व्यक्ति, थर्ड है सांत्वना का अभिलाषी और जो फोर्थ है हार न मानने की प्रवृत्ति वाला। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यही है कि अगर उनकी झोपड़ी को कोई बार बार जलाएगा लेकिन उसके बाद भी वो उसको बार बार बनाएंगे, तो इससे हमें उनकी प्रवृत्ति का पता चलता है कि वो कभी ना हार मानने वाले व्यक्ति थे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अभिलाषाओं की राह है से क्या अभिप्राय है। अभिलाषाओं की राह से क्या अभिप्राय है हमें ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे कि सभी पैसों का जल जाना, झोपड़ी का जल जाना, ईर्ष्या के कारण झोपड़ी जलना और चाहतों का जल जाना। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि जो इनकी इच्छाएं थी, अभिलाषा जो इच्छा थी और जो उनकी चाहत थी वो सभी जल गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, चाहतों का जल जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन है कि इनको हमें ध्यान से पढ़ना, उनके ऑप्शन करने हैं। तो आपका कथन ए है कि नारी प्रकृति का सजीव रूप है और जो आपका कारण दे रखा है नारी शरीर से उन्होंने विस्कोहर की फसलों वनस्पतियों की उत्कंठ गंध आती है। तो आप इससे हमें पता चल गया कि जो चैप्टर है हमें विस्कोहर की माटी जो है उससे हमें इसका जो ये जो कथन और कारण दिए गए हैं वो दिया है। तो अब हमें बताना है कि जो कथन और कारण है वो सही है या नहीं और वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपने कथन पढ़ा कि नारी प्रकृति का सजीव रूप है। तो ये
तो ये बिल्कुल सही है, आपने विस्क्योहर की माटी में पढ़ा है कि ये बिल्कुल राइट है कि जो राइटर है उन्होंने नारी को प्रकृति का एक सजीव रूप बताया है, और जो कारण है कि नारी शरीर से उन्हें विस्क्योहर की फसलों वनस्पतियों की उत्कंठ गंध आती है। तो ये लाइन भी आपको एज इट इज चैप्टर में मिल जाएगी। अगर आप चैप्टर को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके दोनों ऑप्शन है वो ठीक है। तो आप इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा कि कथन ए सही है और कारण आर भी सही है और वो उसकी सही व्याख्या करता है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी उसी से रिलेटेड है, कथन और कारण से। तो इसका जो हमें कथन दे रखा है कि जीवन के मर्म का ज्ञान ही दुखों से मुक्ति है। मतलब हम जीवन के बारे में जान लेंगे तो हमें जो जीवन के दुख है उसके बारे में जान लेंगे तो उसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और जो नेक्स्ट हमें कारण दे रखा है कि सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। तो आप देखेंगे जो ये दोनों सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपके जो ऑप्शन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट है कथन ए सही है किंतु आर उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हो गया है। सेकंड ऑप्शन है कि कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत है। और थर्ड है कि कथन ए सही है किंतु आर गलत है। और जो आपका लास्ट है कि कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या करता है। तो जो आपका ऑप्शन फोर्थ होगा, अब फर्स्ट नहीं, यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया गया है तो हमें वो ध्यान से पढ़ना है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा कि कथन ए और आर दोनों ही सही है और वो उसकी व्याख्या भी ठीक करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो युग्म है उनको मिलाना है। मतलब आपको मैचिंग वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें भाग 1 दे रखे हैं, इधर के जो है वो हमें भाग 1 दे रखे हैं और इधर वाले जो है हमें भाग 2 दे रखे हैं। तो हमें उसमें मैचिंग करनी है। जो आपका फर्स्ट है भरभंडा, उसका जो हो जाएगा ऑप्शन ख, एक प्रकार का फल। तो आपके सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। अब हम सेकंड देखेंगे कोयया। आपने कोयया पढ़ा होगा, आपका जो बिस्कोहर की माटी है उसमें, तो वो एक प्रकार की जो कोका बैली होती है वो होता है। तो इसका हो जाएगा सेकंड। अब हम थर्ड देखेंगे बरहा। बरहा का मतलब होता है खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी जो नालियाँ बनाई जाती है उसको हम बरहा कहते हैं। पुरनई, तो ये जो कमल का फूल है, ये भी आपको बिस्कोहर की माटी से, ये जो सारे दिए गए हैं ऑप्शन और जो इसके भाग 1 और भाग 2 दे रखे हैं वो सभी बिस्कोहर की माटी से ही है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारे आंसर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से आंसर ठीक है। इसका होगा फोर्थ। तो हम अगर ध्यान से देखें जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका सही है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विकास की औद्योगिकी सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है क्योंकि। तो आपका फर्स्ट इसमें ऑप्शन दे रखा है कि वर्तमान युग में औद्योगिकीकरण का युग कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऑप्शन आपका सेकंड है आधुनिक सभ्यता के विकास से प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है। थर्ड ऑप्शन है औद्योगिकीकरण के लगातार बढ़ने से उद्योग धंधों में खूब वृद्धि हुई है। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन है अपशिष्ट पदार्थों प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग से नदियों का प्रभाव बाधित हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो इसमें ये है कि जो विकास की औद्योगिकीकरण है, मतलब जो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बना रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सबको विस्थापित कर रहे हैं, तो जो ये विकास की औद्योगिकी है वो उजाड़ की, मतलब कि जो हम एक जगह रह रहे हैं वहाँ पे हटा के हम फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से एक अपसभ्यता है हमें इसमें वो बताना है। तो इसका जो आपका ऑप्शन सेकंड होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड की आधुनिक सभ्यता के विकास से प्रकृति में छेड़छाड़ की जा रही है। हम विकास तो कर रहे हैं लेकिन जो हमारी प्रकृति है हम उसको इतना हानि पहुंचा रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, बिल्डिंग स्थापित कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं और जितनी धुआं वगैरह होती है हम इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है जिस वजह से जो हमारी प्रकृति है उसमें छेड़छाड़ की जा रही है और ये एक तरीके से उजाड़ की अपसभ्यता बनती जा रही है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका है कि पग पग पर नीर वाला मालवा नीर विहीन हो गया। मतलब इससे बताना है कि जो मालवा है जहाँ पहले बहुत सारा जल था, नीर जो जल था उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी वहाँ, लेकिन अब उस मालवा में पानी की कमी हो गई है। तो हमें इसका तात्पर्य बताना है। तो हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है
कि पर्यावरण और मनुष्य का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सेकंड है कि पहले जल से परिपूर्ण अब वर्षा की मात्रा में कमी हो गई है। थर्ड है लद्दाख जैसे स्थानों पर भी भारी बर्फबारी प्रभावित हुई है। और फोर्थ है जल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास चल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि पहले जल से परिपूर्ण, जो आपका सेकंड ऑप्शन है, अब वर्षा की मात्रा वहाँ कम हो गई है। मतलब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पग पग पर नीर, मतलब जहाँ बारिश का पानी या जो पानी है वो इतनी मात्रा में था, लेकिन अब वो मालवा सूखा पड़ गया, वहाँ नीर की कमी हो गई है। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन होगा कि पहले वहाँ जल की पूर्ति थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। आपका जो पार्ट अ था उसको इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, इस वजह से जो आपका सेकंड पार्ट है, पार्ट ब, जो आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ जाए, और अगर आपको एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट कीजिए, और आपको अगर और भी सैम्पल पेपर चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।